उफ! उसने इतने ज़ोर से काटा कि मेरी चीख निकल गई। मैंने गुस्से और हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह अपनी जीत पर इतराते हुए मंद-मंद मुस्कुरा रही थी। उसके मुस्कुराहट का मेरे ऊपर एक जादू सा असर हुआ और अगले ही पल मैं उसके हुस्न में खो गया। उसकी जादुई मुस्कान के प्रभाव में मैं एक पल के लिए खो सा गया। बड़ी बड़ी नसीली आँखें, बारीकी से तराशे गए नाक नक्शा, मोती जैसे चमकते दांत, हल्के गुलाबी गाल और गालों के दोनों तरफ लहराते काले रेशमी बालों में वह परियों वाली खूबसूरती ली हुई थी। ऊपर से उसकी महक मुस्कान एक जादुई प्रभाव क्रिएट कर रही थी। उसने शर्माकर धीरे से नजरें झुकाई तो मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। एक हल्की सी सरसराहट हुई तो मैं समझ गया कि वह मेरे दिल में प्रवेश कर चुकी है। रात के 12 बजे मैं बगीचे में खड़ा बड़ी बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। पता नहीं वह आएगी भी या नहीं। आम के पेड़ से टेक लगाए मैं सोच ही रहा था कि पायल की मधुर झंकार सुनाई पड़ी। आते ही वह मेरे सीने से ऐसे लिपट गई जैसे जन्मों जन्म के बिछड़े प्रेमी मिलते हो। मैंने उसके माथे को चूमते हुए कहा, कैसी हो? उसने कहा, कुछ मत कहो, तुम एकदम मुझदिल और कायर हो। वह रो रही थी। मैंने कहा, अब मैं तुमसे कैसे बताऊं कि मैं कितना मजबूर था। शायद मैं दिल चीरकर दिखा सकता तो तुम मेरी मजबूरी समझ पाती। मेरी आंखें भी छलक उठी। उसने कहा, तुमने अगर अपना समझा होता तो बताया नहीं होता। वह शिकायत कर रही थी। मैंने कहा, अब तुम्हें कैसे बताऊं मैं तुमसे कितनी। उसने कहा, अब कुछ मत बताओ। उसकी उंगलियां मेरे होठों पर थी और बोली, एक बात कहूं। काफी देर बाद उसने मेरे सीने से अपना चेहरा हटाया। मैंने उसकी उंगलियों को नरमी से चूमते हुए बोला, हाँ बोलो। हाँ, मेरे बालों को सहलाते हुए बोली, यह हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। इस जन्म में हमारा मिलन नहीं हो सकता। वह खास पर बैठी थी और मेरा सर उसकी गोद में था। मैंने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन अगले जन्म में मिलेगी ना। कोई जवाब ना पाकर मैंने दोबारा पूछा, बताओ मिलोगी ना। फिर कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने धीरे से आंखें खोली। वहाँ कोई नहीं था। मैं घबराकर उठ बैठा। देखा तो मेरे एक तरफ मेरी पत्नी पूजा तो दूसरी तरफ बच्चे सो रहे थे। मैं पसीने से लथपथ हो रहा था। पता नहीं एकदम से मुझे क्या हुआ। मैं बच्चों की तरह बिलख पड़ा। रोने की आवाज़ सुनकर पूजा भी उठ बैठी। वह घबराकर अपने आंचल से मेरे आंसू पोंछने लगी और बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, एक सपना देखा था। उसने मेरे गले में अपनी बाहों डालते हुए पूछा, क्या आप ठीक हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ, मैं ज़रा टहल कर आता हूँ। मोबाइल उठाकर देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। पूजा ने सोने के बाद मैं अपनी फाइल और कलम उठाकर छत पर आ गया। घर की बाउंड्री से ट्रेक लगाकर मैंने कुछ याद करने की कोशिश की। दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ ही मिनटों में मेरी आंखों के सामने कुछ जाने पहचाने दृश्य उभरने लगे। इतने बॉडी बिल्डर होकर एक लड़की से हार गए, ये कहते हुए मेरा दोस्त नीरज ने जब मेरे घुटनों को हिलाया
तब मैं होश में आया, लेकिन तब तक वह मेरे दिल की ज़मीन पर उतरकर एहसास वाले हिस्से पर कब्जा कर चुकी थी। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस अचंभित होकर अपनी उंगली में चुभे उसके दांत के निशान को देखता रहा। बसंत, मेहमंत और सावन प्यार की कहानियाँ अक्सर इन्हीं 3 महीनों में शुरू होती है। यह मैंने किसी किताब में पढ़ा था। अचानक मुझे याद आया कि यह सावन का महीना था। आसमान में बादलों का झुंड बारिश की योजना बना रहे थे, जिसे देखकर गांव में धान रोपाई की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हम जैसे किशोर उम्र के लड़कों के पास कोई काम धाम नहीं था, क्योंकि घर गृहस्थी के कामों में हमारी कोई रुचि नहीं था और पढ़ाई तो हम छोड़ ही चुके थे। बस दिन भर क्रिकेट खेलते और नए नए फालतू के आइडियाज को आजमाते रहते। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ताश कैसे खेला जाता है। गांव के कुछ निकम्मे लड़कों को ताश खेलते देखकर मैंने नीरज और पवन से पूछा, क्या तुम लोगों को ताश खेलना आता है? पवन ने अपनी धाक जमाई और बोला, हाँ, मुझे खेलना आता है। मैंने कहा, मुझे भी सीखना है। चलो आज ताश खेलते हैं। हम तीनों गांव के ही एक अंकल के घर ताश खेलने बैठ गए। हम लोग ताश खेल ही रहे थे कि तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आई, अरे रेड फुट के जोरे यहाँ बैठकर ताश खेल रहे हो? आवाज़ सुनकर मैं पीछे पलटा तो अंकल की बेटी चंदा के साथ खड़ी एक खूबसूरत लड़की कमर पर दोनों हाथ रखे हम तीनों को ऐसे घूर रही थी जैसे हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वह हमारे गांव की ही एक लड़की थी और अंकल के बेटी की सहेली थी। मैंने पहले भी उसे गांव में कई बार देखा था, लेकिन मैंने उसे कभी नोटिस नहीं किया था। वैसे भी मुझे लड़कियों से बात करने में संकोच महसूस होता है। पवन अकड़ कर बोला, हाँ तो तुम्हें क्या है? शायद वह उसके स्वभाव से परिचित था। वो लड़की बोली, अच्छा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। कहते हुए वह तेजी से सामने पड़े ताश के पत्ते पर झपटी। पवन ने पहले ही उसके इरादे को भांप लिया था। उसने बड़ी फुर्ती से सभी पत्तों को मुट्ठी में समेट लिया। यह देखकर अब वह और भड़क गई और उससे भिड़कर छीनने की कोशिश करने लगी। अब पवन भी समझ गया कि वह ज़्यादा देर तक ताश के पत्ते की रक्षा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने बड़ी होशियारी में उसे मेरे हवाले कर दिया। अब ताश के पत्ते मेरे लिए फौलादी मुट्ठी में कैद थे। वह एक पल के लिए तो रुकी, लेकिन अगले ही पल मेरी तरफ बढ़ गई। मैंने मुस्कुराते हुए सहजता से बंद मुट्ठी को उसके आगे कर दिया और बोला, लो, छीन सको तो छीन लो। मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई तो खिसिया कर उसने मेरी उंगलियों में अपने दांत गरा दिया। मैंने कहा, उफ। अचानक दर्द के एहसास से मेरी मुट्ठी खुल गई। अगले ही पल उसने ताश के पत्तों को सैकड़ों टुकड़ों कर दिए और मैं बस उसे देखता रह गया। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना।